ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप मेरी आवाज आ रही। उमर, बिलाल, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा बेटा जी, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि कोई भी सिंपल पेंडुलम है या ऑसिलेटर है, झूला है, अगर हम उसको डिस्टर्ब करें तो आहिस्ता आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड जो सा होता है वो कम होता जाता है। कि यानी इनिशियली अगर लेट से ये एक सिंपल पेंडुलम है, हम उसे इस पॉइंट पर ले जाकर ड्रॉप करते हैं और छोड़ देते हैं, तो अब वो ऑसिलेट करेगा। आहिस्ता आहिस्ता इसकी ऑसिलेशन स्लो होती जाती है और एक वक्त है वो रुकने के करीब आ जाता है, आखिर में रुक ही जाएगा। लेकिन जब तक वो मूव कर रहा है ना, तो उसका एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने का जो टाइम है ना, विच इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, रिमेन्स द सेम। क्या होता है, जो जो एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, डिस्टेंस कम कवर करना पड़ रहा है अब उसे हर ऑसिलेशन में, लेकिन स्पीड भी कम होती जाती। लेकिन टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन स्टेज द सेम। और टाइम पीरियड का ऑपोजिट होता है फ्रीक्वेंसी, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और ये कब होता है, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, हम बस ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करें और उसे ऑसिलेट करने दें। तो बेटा जब भी एक ऑब्जेक्ट ऑसिलेटर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते जो टू डिस्टर्ब इट, तो उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी स्टेज द सेम, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये उस सब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, एंड दिस ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज द फ्री ऑसिलेशन, राइट? फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन एट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट पर एक एक्सटर्नल सोर्स एक्ट कर रहा है, लाइक कि अगर हमारे पास एक पेंडुलम है, लेकिन हम अपना एक हाथ इधर रख लेते हैं साइड पर, एक हाथ इधर, और हम इसको खुद ऑसिलेट करते हैं, एक रिदम बना लेते हैं इसका ऑसिलेशन का अपने हाथों से। लेकिन वो जो फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड उसका नेचुरल नहीं, वो हमारी एक्सटर्नल सोर्स के जो हमने हाथ रखे हुए हैं उसके अंडर हो रहा है। तो बेटा ऐसी ऑसिलेशन को फोर्स ऑसिलेशन कहते हैं। अच्छा, फोर्स ऑसिलेशन की बहुत एग्जांपल है। जैसे फैमिली मेंबर्स डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, तो कोई एक बंदा होता है जो सब पाँव हिलाने की आदत होती है, तो पूरी टेबल में वाइब्रेशन आ जाती है। तो जो उसके पाँव हिलाने की फ्रीक्वेंसी वही वो आ जाती है। ये टेबल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं है। बेटा हर ऑसिलेटर की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है नेचुरल। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स उसको वाइब्रेट करे अपने अकॉर्डिंग, जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं है उस ऑब्जेक्ट की, ऑसिलेटर की, उसे हम फोर्स ऑसिलेशन कहते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल, किसी भी बिल्डिंग में कोई हैवी मशीन है, तो जब वो चलती है तो पूरी बिल्डिंग में ऑसिलेशन आ जाती है। इवन आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो तो ऑसिलेशन आ जाती है, गाड़ी के अंदर पार्टिकल्स में थोड़ी सी वाइब्रेशन आ जाती है हर चीज में। ठीक है, अगर आप कोई बड़ी हैवी गाड़ी, बड़ी बस, ट्रक स्टार्ट खड़ा है, तो आप उसके करीब भी बाहर खड़े हो तो उसके इंजन की वाइब्रेशन से करीब की जमीन में ऑसिलेशन आ जाती है, वाइब्रेशन आ जाती है। इसे कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। लेकिन एक मजे की चीज होती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक एक्सटर्नल सोर्स एक्ट कर रहा है और उस एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी भी वही हो जाती है जो उस ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो एकदम ना ऑब्जेक्ट का जो एम्पलीट्यूड है उसमें इंक्रीज आ जाता है। वो स्लो, नेचुरली तो ऑब्जेक्ट स्लो होता जाता है ना, वो और तेज हो जाएगा। तो बेटा दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रेजोनेंस। इसको समझाने के लिए
फिर मैं झूले की हेल्प ले रहा हूँ एग्जाम्पल, कि अगर कभी आपने किसी को झूला दिया है, कि कोई भी पर्सन झूला ले रहा है और आप उसको तेज कर रहे हो, तो देखो वो जो झूला ले रहा है वो हर मतलब एक राउंड कंप्लीट होता है, उसका एक टाइम पीरियड होता है राउंड कंप्लीट होने का, एक जिसका टाइम पीरियड उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो होता ये है कि वो जब भी, लेट्स से ये पेंडुलम की एग्जांपल समझ लेते हैं, कि ये झूला ही समझ ले, पेंडुलम कोई जाएगा और फिर वापस आएगा और फिर वो जाने लगता है आगे, तो जो भी यहाँ पर्सन है वो उसको धक्का लगाता है, फोर्स लगाता है। अच्छा गौर से करें, वो हर मर्तबा अपने आप को ऑसिलेट करके उधर उसी टाइम में लेकर आ रहा है, जो आने जाने का टाइम है वो टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है। वो फोर्स को भी रिपीट कर रहा है, हर मर्तबा फोर्स आ रही जाने लगता है तो फोर्स लगाता है, जाने लगता है। तो जिस चीज को बार बार रिपीट करें उसको उसका एक टाइम पीरियड होता है, एक फ्रीक्वेंसी। तो आपने बात नोट करनी है कि जब भी वो जाने लगता है, ये फोर्स लगाता है, तो इसकी फोर्स का टाइम पीरियड और इसकी फोर्स का टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, तो वो जो झूला है वो तेज होता जाता है। अगर वो अभी झूला आ रहा है और वो बीच में या इस पोजीशन पर उसमें फोर्स लगा दे, एंड तक ना जाने दे, तो बजाय तेज होने के स्लो हो जाएगा। तो वो वेट करता है कि वो अपना ऑसिलेशन एक राउंड कंप्लीट कर ले। तो बेटा, यानी वो अपनी फ्रीक्वेंसी को उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं एक्सटर्नल सोर्स की एक ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, तो वो जो ऑसिलेटर है उसकी ऑसिलेशन तेज हो जाती है, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। बेटा, दैट प्रोसेस इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड रेजोनेंस। इसको आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना। भाई ये फ्रीक्वेंसी मैच करना जो सा है ना, ये हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारी सोच होगी। जैसे ट्यूनिंग टीवी और रेडियो चैनल, हमने अपने कोई भी डिवाइस को जिस पर हम टीवी चैनल कनेक्ट करना चाह रहे हैं, टीवी सेट है वट, तो बेटा हर चैनल की एक फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। तो हम अपने चैनल पे जो सा होता है ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी, उस चैनल की फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं, वो चैनल कैच कर लेते हैं। यह रेडियो FM 100 मेगाहर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी। वो जो नाम है ना चैनल्स में, FM 100, 106.2, ये फ्रीक्वेंसीज हैं, वही नाम है। तो जब भी हमने कोई रेडियो या टीवी चैनल करना है तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी को उससे मैच करते हैं, तो कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, एक मोबाइल मोबाइल से कैसे कनेक्ट होता है? पहले हमारा एक चैप्टर होता था कम्युनिकेशन, अब वो सिलेबस में नहीं है। तो उसमें हम बकायदा पढ़ते थे कि फ्रीक्वेंसीज, जो मोबाइल नेटवर्क है वो हर सिम को एक फ्रीक्वेंसी देता है। ठीक है, और जब एक दूसरे ने उसे कॉल करना है तो वो फ्रीक्वेंसी को सेम कर देता है, तो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म होता है, माइक्रोवेव में तो कोई हीट होती नहीं, वो खाना गर्म कैसे हो जाता है? और अमेजिंग चीज तो ये है कि जितने भी इनर फीलिंग वाले फूड है, समोसा है जिनमें इनर फीलिंग होती है, शवारमा है, अगर आप उसे गर्म करें वो अंदर से ज्यादा गर्म होगा। तो वो ना, जो उसमें माइक्रोवेव यूज होती हैं, वो ऑयल और लिक्विड पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स की वाइब्रेशन को उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच्ड होती हैं, और वो मैच करके उनकी वाइब्रेशन को मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर कर देती हैं, तेज कर देती हैं। और वो जो पार्टिकल्स एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करते हैं तो फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है। तो दे यूज रेजोनेंस। इसके अलावा बेटा साउंड से गिलासों को तोड़ सकते हैं, अल्ट्रासाउंड से किडनी स्टोन को, टीथ प्ले को तोड़ सकते हैं बाय मैचिंग फ्रीक्वेंसी। तो बेटा दिस इज अगेन अ पॉजिटिव यूजेस एडवांटेजेस ऑफ, ये सारे जो मैंने किए इनके अलावा भी, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ रेजोनेंस। अब रेजोनेंस से नुकसान भी हो सकते हैं, चीजें तोड़ी भी जा सकती हैं, कि अगर हम साउंड को ग्लास की फ्रीक्वेंसी से मैच करें, ग्लास के पार्टिकल सॉलिड है ना, वाइब्रेट करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच करें, तो बेटा ग्लास जो से वो
टुकड़े टुकड़े हो जाएगा सिर्फ साउंड से, ठीक है। तो ये बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है तो शीशे दूर दूर के टूट जाते हैं, वो यही प्रोसेस होता है। इसके अलावा वॉकिंग ब्रिजेस, ये जब वॉकिंग ब्रिजेस के ऊपर फौजी चलते हैं तो उससे वाइब्रेशन क्रिएट होती है, तो उनको ट्रेनिंग होती है ना कि एक कदम में से कदम मिला के चलना, तो उनकी आपस में फ्रीक्वेंसी मैच होने से जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन क्रिएट होती है उस ब्रिज में, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मेजर तो ब्रिज वो बहुत बुरी तरह ज्यादा ऑसिलेट करेगा और टूट जाएगा। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस में से रेजोनेंस। अच्छा बेटा जी, अब इसको अगर हम एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करें कि कोई भी एक ऑसिलेटर जो ऑसिलेट कर रहा है और हम उस पर एक्सटर्नल सोर्स लगा रहे हैं, तो कुछ एम्पलीट्यूड का अगर ग्राफ ड्रॉ करें अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हम देखते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी हम लगा रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी जो लग रही है हम कर रहे हैं चेंज, दिस इज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। तो किसी एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो लग रही है एक ऑसिलेटर पर, हम उस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, यानी इस तरफ जा रहे हैं राइट की तरफ इंक्रीज। तो एम्पलीट्यूड जो ही ये ऑसिलेटर का है, जो भी ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है ये उसका एम्पलीट्यूड है बेटा। तो क्या चीज हम ऑब्जर्व करते हैं कि फ्रीक्वेंसीज पर एम्पलीट्यूड कम, लेकिन एक खास फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड एकदम ज्यादा हो जाता है, उससे कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस। ये वो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा जो एक्सटर्नल सोर्स की वो फ्रीक्वेंसी है विच इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर। और इस पे क्या इफेक्ट नजर आ रहा है कि एकदम एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ये नहीं कि फ्रीक्वेंसी हम ऐसे अंधाधुंध इंक्रीज करते जाएं, एम्पलीट्यूड तभी इंक्रीज करेगा जब एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो। राइट, क्लियर। अच्छा बेटा जी, अब किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऑसिलेट करें, किसी भी पेंडुलम को, झूले को, तो क्या वो हमेशा ऑसिलेट करता जाता है? नहीं, बल्कि व्हाट डू वी सी कि ये येलो वाला ग्राफ देखिएगा कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को ऑसिलेट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ग्राफ, दिस ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो बेटा हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे एक पेंडुलम को हम मूव करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाता है ना, एम्पलीट्यूड कम हो जाता है नेचुरली। तो ये देखें, ये जो येलो वाला ग्राफ है ये बताता है कि ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। ये जो एम्पलीट्यूड में एनर्जी में डिक्रीज है, दिस इज कॉल्ड डैम्पिंग। अब ना लुक, आप झूला लेते हो, अपने आप को तेज करके छोड़ते हो आहिस्ता आहिस्ता, आपकी डैम्पिंग हो रही है, एम्पलीट्यूड कम होती है, आप फोर्स नहीं लगाते, इंक्रीज नहीं करते, ना कोई और फोर्स लगा रहा है, एम्पलीट्यूड कम होगा। लेकिन अगर झूला लेते हुए आप अपना पाँव भी जमीन से रगड़ते जाएं तो मुझे बताएं स्लो जल्दी होगा कि देर से होगा? जल्दी हो जाएगा ना स्लो। तो उसे कहते हैं हैवी डैम्पिंग, टू इंक्रीज डैम्पिंग। हैवी डैम्पिंग क्या होता है कि हम किसी चीज की डैम्पिंग जल्दी कर दें, उससे जल्दी स्लो कर दें, उसका एम्पलीट्यूड जल्दी कम कर दें। तो अगर वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है तो वो लाइटर, लेसर डैम्पिंग है। और ये जैसे उसकी एग्जांपल ये येलो वाला कि आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट कर लें तो उससे वो ज्यादा जल्दी रुक जाएगा, उससे कहेंगे हैवी डैम्पिंग। लेकिन अगर हम वो एक्सट्रीम की फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट कर लें तो कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट एक राउंड भी कंप्लीट नहीं करेगा, रुक जाएगा, उससे हम कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। राइट, क्रिटिकल डैम्पिंग की एग्जांपल्स में से एक गाड़ी के शॉक्स हैं,
एब्जॉर्बर्स, उन्हें डैम्पर्स कहते हैं साइंस में, ये शॉक्स होते हैं गाड़ी के। जितने गाड़ी के शॉक अच्छे होते हैं, शॉक्स, तो आपको झटके का उतना कम पता चलता है, राइट। कि एकदम, और किसी गाड़ी के अगर शॉक अच्छे नहीं है तो व्हाट हैपेंस, कि आपको थोड़ी देर पता चलता है कि जब कोई झटका लगता है तो वो गाड़ी ऊपर नीचे होती रहती है, ये बाइक है ऊपर नीचे होगी। तो बेटा क्रिटिकल डैम्पिंग होती है एक्सट्रीम लेवल की डैम्पिंग, यानी बहुत ज्यादा हाई डैम्पिंग हो जाए, हैवी डैम्पिंग हो जाए कि ऑब्जेक्ट एकदम एक ऑसिलेशन भी कंप्लीट करने से पहले स्टॉप हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग। अच्छा, अब ना ये डैम्पिंग का जो ग्राफ है, वो अभी हमने थोड़ी देर पहले वो रेजोनेंस का ग्राफ ड्रॉ करवाया था ना, तो रेजोनेंस एम्पलीट्यूड पर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर इस डैम्पिंग का एक इफेक्ट होता है। वो क्या, कि लेट से अगर हम एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटर का एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी से ग्राफ ड्रॉ करें, तो ये एक लाइट ग्रीन वाला नजर आ रहा है, ग्राफ जा रहा है, ये है लाइटर डैम्पिंग। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल फोर्स तेज कर दें, तो ये जो ग्राफ में पीक आ रही थी, कर्व आ रहा था, वो फ्लैटर हो जाती है। ये रेड वाला ग्राफ देखें, हैवी डैम्पिंग का ग्राफ इस तरह हो जाता है, फ्लैटर हो जाता है, राइट। तो बेटा हैवी डैम्पिंग जो है ना, वो ग्राफ फ्लैटर होगा, और एक और काम होगा, उसकी पीक जिस फ्रीक्वेंसी पर आ रही थी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस हो रही थी, एम्पलीट्यूड फ्लैटर होने पर वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी कम लेफ्ट पे चली जाती है, कम हो जाती है वैल्यू। और क्रिटिकल डैम्पिंग ना, हैवी डैम्पिंग एक्सट्रीम है, लेकिन उसका जो ग्राफ है ना, वो लाइटर डैम्पिंग और हैवी डैम्पिंग के बीच में आता है, ये याद रखना आप। अच्छा, इस ग्राफ में क्वेश्चन आएगा कि ये जो ग्राफ के ऊपर ये जो टिप ऊपर राउंड क्यों हो जाती है, और ये क्या रिप्रेजेंट करती है। तो बेटा ये याद रखना कि हर ग्राफ के ऊपर ये जो राउंड टिप है ना, इट मींस कि डैम्पिंग हो रही है, यहाँ डैम्पिंग है। नेचुरली हर चीज में डैम्पिंग होती है, कि ऑसिलेटर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ऑसिलेशन कम होती जाती है, राइट। और अगर डैम्पिंग ना हो, जो कि रियल में नहीं पॉसिबल है, कुछ खास सिनेरियो में हम क्रिएट कर सकते हैं, तो ये राउंड टिप नहीं होगी, वो इस तरह ग्राफ चला जाएगा, वो राउंड नहीं होगा, वो चलता ही जाएगा और फिर इस तरह ही वापस आएगा, लेकिन टिप राउंड, उसमें टिप नहीं बनेगी। जब टिप नहीं बनेगी, तो व्हाट डज दैट मीन, कि इसमें कोई डैम्पिंग नहीं है, राइट। क्लियर। डैम्पर्स गाड़ी के जो शॉक्स होते हैं उनमें यूज होते हैं। इसके अलावा बेटा बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं, वेस्ट में, खासतौर पर जापान में, जहाँ बहुत ज्यादा खतरनाक अर्थक्वेक होते हैं, सुनामी भी उसी वजह से आते हैं, तो वो बिल्डिंग्स में बहुत बड़े बड़े स्प्रिंग और डैम्पर्स लगाए होते हैं। वो डैम्पर्स भी, डैम्पर डैम्पिंग से वर्ड निकला है, कि वो ऑसिलेशन को डिक्रीज करते हैं। जैसे गाड़ी के शॉक्स, गाड़ी को झटका लगे तो उस झटके को एकदम कम कर देते हैं, पैसेंजर्स तक नहीं पहुंचने देते। तो वो बड़े बड़े डैम्पर्स होते हैं, ये वॉकिंग ब्रिजेस के साथ लगाए होते हैं, बिल्डिंग्स में लगाए होते हैं, ताकि कभी अर्थक्वेक या किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो तो ये उसको शॉक को एब्जॉर्ब कर लें। तो डैम्पर शॉक एब्जॉर्बर्स को कहते हैं, राइट। क्लियर।